Focus. Ideate. Innovate. Enable. CNBC आवाज की फाइनेंशियल लिटरेसी पर खास मुहिम पहला कदम में आप सभी का स्वागत है। आज हम हैं बेंगलुरु की एक ट्रैवल टेक्नोलॉजी कंपनी प्रोवैब टेक्नोलॉजीज में और यहां पर काम कर रहे कर्मचारियों से हम बात करेंगे इनकी सेविंग्स, फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज पर। प्रोवैब टेक्नोसॉफ्ट एक मल्टी प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है। ट्रैवल इंडस्ट्री, कार रेंटल, अकाउंटिंग फर्म्स और ऐसी कई कंपनीज के लिए प्रोवैब सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस मुहैया करते हैं। बैंगलोर के इलेक्ट्रॉनिक सिटी से ऑपरेट करने वाली इस कंपनी के क्लाइंट्स दुनिया भर में मौजूद हैं। हमने प्रोवैब टेक्नोसॉफ्ट के एम्प्लॉयज से बात की और जाना कि बचत और निवेश को लेकर उनके क्या विचार है और हमारे एक्सपर्ट से उनकी क्या उम्मीदें हैं। इन्वेस्टमेंट सबकी जिंदगी में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, चाहे उसका सैलरी 10,000 हो या 10 लाख हो, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो रिटर्न कैसे आएगा। अगर आप सिर्फ सेविंग करते हो, इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो तो आपको अच्छा रिटर्न नहीं आएगा और जो आपके फ्यूचर में काम देगा। तो इन्वेस्टमेंट तो सबके लिए जरूरी है। अलग अलग इन्वेस्टमेंट का तरीका होगा, शायद स्टॉक मार्केट होगा या फिर रियल एस्टेट होगा। तो उसके बारे में जानकारी जानना चाहता हूं कि किधर कैसे इन्वेस्टमेंट करूं और किधर इन्वेस्टमेंट किया तो क्या एक्सपेक्टेशन कर सकता हूं। तो ये एक्सपेक्टेशन है मैं आपकी सोच से। आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं जो हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे। अभिषेक शुक्ला वे टू वेल्थ के, उदय धूत जो फाउंडर है ओए पैसा के, और साथ ही अरुण मोहंती बिरला सन लाइफ के। आप तीनों का शुक्रिया इस पहल में हिस्सा बनने के लिए और आप सबका भी शुक्रिया। मैं इस चर्चा की शुरुआत इस बात से शुरू करना चाहूंगी कि जब हम निवेश के बारे में बात करते हैं, सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट, कितनी अहम होती है कि हम जल्द से जल्द उसकी शुरुआत करें। कितनी जल्दी एक शख्स को प्लान करना चाहिए कि मैं आज से या फिर 10 सालों के बाद कितना पैसा चाहता हूं। सेविंग्स क्या है कि जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं अपना कैरियर, कोई भी इंसान, सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है, पैसा सबसे पहले स्पेंड करना शुरू करता है। द आइडिया हियर इज कि पहले आप बचाइए, उसके बाद खर्च करिए, जो बचता है उसको खर्च करिए। तो आप सेविंग जितने जल्दी शुरू करेंगे उतना ही आपका कॉर्पस बढ़ता जाएगा। अब ये मान के चलिए कि आपको करीब 1 करोड़ का कोई कॉर्पस जमा करना है करीब, और आपके पास तकरीबन करीब 20 साल का वक्त है। बिकॉज मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि जो यहाँ पे जनता बैठी है, जितने भी व्यक्ति हैं, ये सब एज ग्रुप होंगे करीब 25 से 30 साल के। तो आपके पास अभी करीब अनदर कंफर्टेबली इफ आई लुक एट इट 30 से 32 साल नौकरी के और बचे, एंड देन इट्स योर रिटायरमेंट। तो आइडिया हियर इज फिर इस केस में कि 30 साल आप काम करें और आपका जो पैसा, ये पूंजी जो जमा होती है, लेट दैट वर्क फॉर यू फॉर योर रिटायरमेंट। तो जितनी जल्दी आप सेविंग शुरू करेंगे उतना बड़ा पैसा आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो आप लॉजिक के हिसाब से अगर आज देखें, अगर 1 करोड़ का आपको कॉर्पस चाहिए और आपके पास 20 साल का वक्त है और मैं एक कंजर्वेटिव 12% का रिटर्न भी देखता हूं, तो मेरा महीने का इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10,000 रुपये। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, आप जितना डिले करेंगे, ये समझ के चलिए कि हर 5 साल में आपका निवेश या इन्वेस्टमेंट इट इंक्रीजेस बाय अनदर इट डबल्स अप। तो अभी आप 10,000 रुपये डाल रहे हैं, अब वही चीज आप अगर 5 साल के बाद डालेंगे तो आपको 20,000 रुपये डालना पड़ेगा और तब जाके आपका 1 करोड़ जमा हो पाएगा। ओके, और जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, आप लोगों के हर किसी के इनफैक्ट इंडिविजुअल गोल्स होते हैं। कई का बहुत सिंपल गोल होता है कि अगले हफ्ते मेरे को एक नया फोन खरीदना है, या फिर 3 महीने बाद मेरे को एक बढ़िया हॉलिडे के लिए जाना है, या मुझे एक घर खरीदना है, एक गाड़ी खरीदनी है। जो पैसा मैंने शायद अपनी पढ़ाई में खर्च किया है और अपने पेरेंट्स से लिया है, वो उनको वापस देना है। ये अलग अलग गोल्स होते हैं। इन गोल्स को अचीव करने के लिए आपको पैसा बचाना है, पैसा निवेश करना है। अब वो किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, उदय, मैं आपसे जानना चाहूंगी। लेकिन यहां से मैं आप लोगों से समझना चाहूंगी, अब तक आप में से कितने लोगों ने LIC में पैसा लगाया है? ठीक है, तो ज्यादा LIC में पैसा लगा है। फिक्स डिपॉजिट कितने लोगों के पास है?
प्रोविडेंट फंड में कौन पैसा डालता है रिलीजियसली? तो मैक्सिमम पैसा आप देख रहे हैं, और ये इनकी कहानी नहीं है, देश के युवाओं की कहानी है कि पहली नौकरी में पैसा जो आता है LIC में जाता है। क्या वो सही कदम है उदय, या फिर यहाँ पर कुछ गलती हुई है जो हम एज अ परंपरा बस पास ऑन करते जा रहे हैं? हम इन्वेस्टमेंट ये सोच के करते हैं कि वो हमें क्यों जरूरत होगी। अब जैसे कि बहुत लोगों ने यहाँ पे LIC ली है, अब आप इंश्योरेंस क्यों लेते हो? मेरे ख्याल से इंश्योरेंस लेने के सिर्फ 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण कि मैंने कोई तरह का लोन लिया है, समझ लीजिए कि मैंने एक एजुकेशन लोन लिया, 10 लाख रुपए का मैंने लोन लिया, और मेरे पिताजी ने मेरे को हेल्प किया और अब मैं कमाने लग गया हूँ। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कल को अगर मुझे कुछ हो जाए, वो 10 लाख की जो लायबिलिटी है वो मेरे घर वालों पर जाए। तो मैं चाहता हूँ कि मैं 10 लाख की इंश्योरेंस भी ले लूँ कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी, लोन कंपनी को पैसा दे देगी, मेरे घर वालों पर कोई भी तरह की लायबिलिटी नहीं आएगी। तो ये एक पहला कारण है इंश्योरेंस लेने का। दूसरा कारण क्या है इंश्योरेंस लेने का, कि समझ लीजिए आज मैं हूं तो मेरी बीवी है, मेरी एक बच्ची है, तो वो लोग मेरी कमाई पर निर्भर करते हैं कि मैं महीने महीने कमाऊं ताकि उनकी जो एक लाइफस्टाइल है वो मैनेज हो। कल को अगर मुझे कुछ हो गया, आई नीड टू एंश्योर, मुझे ये ध्यान रखना है कि उनकी जो लाइफस्टाइल है उस पर आपत्ति नहीं आए, वो चेंज ना हो। तो मुझे ये जरूरत है कि अगर मैं महीने का समझ लीजिए साल का 10 लाख रुपया उनको कमा के दे रहा हूँ, तो कम से कम मेरे पास 1 करोड़ रुपया अगर बैंक में हुआ तब उनको साल के 8-9 लाख रुपए मिलेंगे और उनका घर चलेगा। तो मेरे को उतने की इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस की जरूरत तब है जब मेरी कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या मेरी कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तब फिक्स डिपॉजिट एक प्रोडक्ट है, म्यूचुअल फंड में बहुत अन्य प्रोडक्ट है, मतलब म्यूचुअल फंड सिर्फ एक ही तरह का प्रोडक्ट नहीं है, उसमें अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट है, शेयर है, NPS है। तो ये सारे अलग अलग तरह के निवेश हैं जो आपको अपनी जरूरत के हिसाब से चूज करने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि आपकी क्या डेस्टिनेशन है, आपकी क्या जरूरत है, कितने समय में आप वहां पहुंचना चाहते हो, उसके हिसाब से उसे चूज करें। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आइडियल एक थंब रूल होता है कि आपका कम से कम 30% आपका इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए और बाकी 70% यू शुड कीप इट आइडियली फॉर योर इन्वेस्टमेंट, फॉर योर एक्सपेंसेस। इससे पहले कि मैं आप लोगों के सवाल लेना शुरू करूं, एक और सवाल है जिस पर आजकल काफी चर्चा होती है। हर कोई चाहता है कि हम 45 की उम्र तक रिटायर कर लें। तो 45 की उम्र तक रिटायर करने के लिए कितनी जल्दी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए? अभिषेक, तो एज दे से कि द अर्लियर यू स्टार्ट, यू रीच योर डेस्टिनेशन फास्टर। तो आइडिया यहाँ पे ये है कि आप जैसे अपनी यंग एज में आप लोग हैं, आप लोग अभी से अगर रिटायरमेंट की प्लानिंग शुरू करें और एक प्रोसेस जो है जो कि आप इन्वेस्टमेंट का शुरू करें, जैसे SIP के थ्रू। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोगों को SIP पता है, बट SIP इज लाइक ए इन्वेस्टमेंट इन ए म्यूचुअल फंड। आप क्या करते हो उसमें कि एवरी मंथ, एंड इट्स अ डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप हर महीने थोड़ा थोड़ा आप कंट्रीब्यूट करते जाते हो और एक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक कॉर्पस बन जाता है आपका। एंड दिस कॉर्पस आप यूज कर रहे हो आपके रिटायरमेंट के लिए। आज की डेट पे आप कुछ भी अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आई वुड इनफैक्ट सजेस्ट कि पहले आप जब सैलरी आए, शुरू में पहले आप इन्वेस्टमेंट करिए। इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो पैसा बचता है उसको आप फिर आप यूज करिए आपके डेली एक्सपेंसेस के लिए, नॉट द अदर वे अराउंड। तो आप धीरे धीरे स्टार्ट करिए, पहले छोटे छोटे अमाउंट से स्टार्ट करिए, उसके ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसको बड़ा करते जाइए। बिकॉज क्या है कि आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी तो आपका निवेश भी, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे हैं इन्वेस्टमेंट करने के। तो आइडिया यहाँ पे है कि बचाना है। अब किस किस तरीके से बचाना है, बहुत इन्वेस्टमेंट्स हैं, बट क्योंकि हम इस एज में हैं, एट द सेम टाइम हमें देखना है कि हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है। अब आधी जनता, जहाँ तक मुझे लगता है, यहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट करती है ये सोच के चलती है कि मुझे पहले सिर्फ अपना पहला टैक्स बचाना है। तो यहाँ पे टैक्स और फाइनेंस, ये दो चीज को अलग है, एकदम विपरीत चीज है। आपको इसको कभी क्लब नहीं करना चाहिए। टैक्स प्लानिंग इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, और आई एम श्योर अगले 1 घंटे में आप ये शब्द SIP काफी सुनेंगे।
So for those who don't know, SIP is systematic investment plan. जैसे कि EMI होती है, SIP और EMI में डिफरेंस ये है, EMI आप किसी कर्ज को चुकाने के लिए हर महीने पैसा दे रहे हैं, SIP पैसा एंड में बचाने के लिए आप सिस्टमैटिकली शिद्दत से वो पैसा डाल रहे हैं और वो इंस्ट्रूमेंट्स में डाल रहे हैं, म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं। आपको बताएंगे। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल कौन लेना चाहेगा? कंसिडरिंग कि हमारी जो एम्प्लॉय की एवरेज उम्र होगी 25 इयर्स, तो आप क्या बोलेंगे कि कितनी परसेंटेज ऑफ मतलब कितनी परसेंटेज ऑफ द सैलरी की कितना परसेंट उनको SIP में इन्वेस्ट करना चाहिए या कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो अपना डेली का एक्सपेंस भी मैनेज कर सकें और एट द सेम टाइम इन्वेस्ट भी कर सकें? आइडियल एक थंब रूल होता है कि आपका कम से कम 30% आपका इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए और बाकी 70% यू शुड कीप इट आइडली फॉर योर इन्वेस्टमेंट फॉर योर एक्सपेंसेस। तो एक थंब रूल के हिसाब से अगर चलें तो 30% मैं सजेस्ट करूंगा कि आइडियल आपका एलोकेशन आपके इन्वेस्टमेंट्स में जाना चाहिए। और इनका ये भी सवाल है कि फिर कैसे डिसाइड करें कि SIP कितना करेंगे? वो आई गेस एज यू मैच्योर आपके सामने अलग अलग ऑप्शंस रहेंगे। तो यहाँ पर अगर कोई 25 साल का है जिसके हाथ में अज्यूमिंग 100 रुपीज सैलरी आ रही, 30 रुपए मुझे बचाने हैं, ये समझ लिया। अब उस 30 रुपए में से कितना आप इंश्योरेंस की तरफ डालें, कितना कोर FD या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करें? देखिए SIP अगर जैसे आप स्टार्ट कर रहे हैं तो SIP क्या चीज़ है पहले ये समझ लीजिए। SIP एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, एक डिसिप्लिन रूट है आपको इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट में। तो इसमें क्या है कि आप कोई लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, ये आपका EMI टाइप का है। तो आप एक मैंडेट दे रहे हैं अपने बैंक को और आपके म्यूचुअल फंड स्कीम को कि हर महीने इतना अमाउंट आपकी सैलरी से जैसी आएगी सैलरी कट हो जाता है और ये आपका इन्वेस्ट हो जाता है बाय डिफॉल्ट। तो ये रेगुलर इसमें एक ये है कि एक डिसिप्लिन वे में आपका इन्वेस्टमेंट चलता जा रहा है एंड कीप्स ग्रोइंग। और दूसरी चीज़ ये है कि आप ये हो गया SIP। दूसरा इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज अगर आप देख रहे हैं तो इंश्योरेंस अगर आपको पहली चीज़ है इन्वेस्टमेंट के साथ क्लब नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास कोई लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, इट विल बी योर होम लोन, इट कुड बी योर एनी काइंड ऑफ ए लोन, एजुकेशन लोन, एनीथिंग। तो आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले आप वो लाइबिलिटी को कवर करिए। उस लाइबिलिटी को कवर करने के बाद, बट ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ टैक्स प्लानिंग के लिए वो लाइबिलिटी कवर कर रहे हैं। ये होना चाहिए कि उसका गोल क्या है। पहला कि आपका लोन कवर हो, कि कोई लाइबिलिटी ना रहे। दूसरी चीज है कि ऐसा सम एश्योर्ड लें जो कि आपके लिए आइडियल हो, बट एट द सेम टाइम सिंस यू आर यंग, आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि SIP और इसके साथ यू शुड ऑलवेज टेक ए मेडिकल इंश्योरेंस फॉर योरसेल्फ। हेल्थ इंश्योरेंस जो कहते हैं, मेडिक्लेम जो कंपनीज प्रोवाइड करती है, एंड एडिशनल कवर आपको लेना ही चाहिए। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और कुछ और सवालों के साथ जरूर लौटेंगे। म्यूचुअल फंड आपको बहुत कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, रिस्क मिनिमाइज करता है, आपको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप एडवाइजर के पास बैठिए, वो आपको सजेस्ट करेंगे। अगला सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे कि इंडिया में सारे लगभग सभी का एक सैलरी होता है स्ट्रक्चर, जैसे कि 20,000 to 40,000 नॉर्मल लोगों का। तो हम लोग डरते हैं कहीं पे बॉन्ड पे या शेयर पे इन्वेस्ट करने से या म्यूचुअल फंड पे, क्योंकि रिस्क होता है। तो हमें एक्चुअली नॉलेज नहीं है उस चीज़ का। द थिंग इज दैट, तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक में सेविंग में डाल देते हैं, अदरवाइज PPF में डालते हैं, बोलते हैं ये सबसे बेस्ट होता है। इवन मैं भी कर चुकी हूँ ये सब, लेकिन मुझे आज तक ये नॉलेज नहीं अच्छी तरह से नहीं मिला कि बॉन्ड क्या है एंड म्यूचुअल फंड क्या है और कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं जो मतलब कम रिस्क हो। तो मुझे इस बारे में मुझे जानकारी चाहिए। अरुण, इंडिया में यही देखा गया है, लोगों को बहुत फियर है, बहुत भय है कि शेयर मार्केट क्या है, बॉन्ड्स क्या है। ये नाम सब जार्गन जो है बहुत डेंजरस लगता है सुनने में, लेकिन सच्चाई ये है कि सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। ये बेसिकली सब फाइनेंशियल मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट है जहां पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ये जो म्यूचुअल फंड है, इसमें फंड मैनेजर्स रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज आप लोग सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स है, आप प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट है, तो ऐसे कुछ लोग हैं जो फाइनेंस में और फंड मैनेजमेंट में एक्सपर्ट है। उनको ये बॉन्ड और इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट, ये सब अच्छा समझ आता है। तो ये लोग क्या करते हैं,
हम लोग ये म्यूचुअल फंड में कुछ फंड मैनेजर्स रखते हैं जो ये पैसा जो आपका जो कलेक्ट होता है तो इसको मैनेज करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में अगेन फिर थोड़े थोड़े डिफरेंट टाइप्स के फंड है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा यहाँ पे, जैसे मैं 40 साल का उम्र का 40 साल का हूं, तो मुझे अभी नेक्स्ट 10 साल के लिए मेरे रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है। तो 10 साल के लिए मैं थोड़ा सा रिस्क ज्यादा ले सकता हूं क्योंकि 10 साल थोड़ा सा लॉन्गर टर्म है, राइट। बट मुझे अगर 1 साल के लिए कुछ इन्वेस्ट करना है, जैसे मुझे 1 साल के बाद गाड़ी खरीदनी है, तो मेरा रिक्वायरमेंट अलग है। तो इसलिए म्यूचुअल फंड में डिफरेंट टाइप्स के फंड्स होते हैं। तो इसलिए म्यूचुअल फंड भी क्या करता है, लेके आपसे पैसा लेगा और वो उसी कंपनियों में अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करेगा। ये होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड क्या करता है, आपसे पैसा लेगा, उस बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करेगा। तो रिस्क बॉन्ड फंड में कम होता है, इक्विटी फंड में थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो हम लोग जैसे आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम आपको इक्विटी फंड सजेस्ट करेंगे, जहां पे आपको समय देना ही नहीं पड़ेगा। आप बस इन्वेस्टमेंट करो और थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, 3-4 साल 5 साल के लिए, देखना आपका रिटर्न बहुत अच्छा बनेगा। बॉन्ड फंड में कौन लगाता है, जिसको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, मे बी 1 साल 2 साल 3 साल के लिए मुझे थोड़ा रिस्क कम चाहिए बट मुझे रिटर्न भी थोड़े से फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो बॉन्ड फंड आपको सजेस्ट करेंगे। तो इसलिए म्यूचुअल फंड आपको बहुत कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, रिस्क मिनिमाइज करता है, आपको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप एडवाइजर के पास बैठिए, वो आपको सजेस्ट करेंगे। मैं पिछले 5-6 साल से एक्चुअली शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मैंने काफी लो हाई देखे हैं, मैंने प्रॉफिट भी बनाया, लॉस भी बनाया। ज्यादा क्या बनाया, प्रॉफिट या लॉस? अभी तक प्रॉफिट में हूँ, बट मुझे अभी ये नहीं समझ में आता है कि अभी जो मैं सैलरी मेरी आ रही है, क्या मैं उसे इन्वेस्ट करूं आगे शेयर्स में, या जो है मैं उसके साथ चलूं और मैं नया सेविंग्स स्टार्ट करूं, और अगर करूं तो क्या चीज में मुझे जाना चाहिए। इससे पहले मैं आपसे 1-2 सवाल ये भी पूछना चाहूंगी, आप अपनी सैलरी का कितना परसेंटेज शेयर बाजार में लगाते हैं? बेसिकली पहले मैं 50% लगाता था, बट अभी मैंने कंप्लीटली स्टॉप कर दिया है। क्योंकि मैं उतना टाइम नहीं दे पाता हूँ शेयर्स एनालाइज करने के लिए कि किसका मार्केट बढ़ रहा है या घट रहा है। और कितने स्टॉक्स हैं आपके हाथ? मेरे पास अराउंड 5-6 कंपनीज के अभी स्टॉक्स हैं। ओके, सो अराउंड 5-6 लाख रुपीस के स्टॉक्स हैं। तो अब ये आप जानना चाहते हैं उदय कि क्या शेयर बाजार में इंडिविजुअल स्टॉक्स लें या फिर कुछ और भी तरकीब अपनाएं ताकि पैसा और बनाएं? देखिए, सबसे जरूरी चीज जो हम सबको बोलते हैं कि बहुत लोग गलत डिसीजन या सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए। हमें यही लगता है कि जो हाईएस्ट रिटर्न प्रोडक्ट होगा वही सबसे अच्छा प्रोडक्ट होगा। ऐसा नहीं होता। मतलब मैंने बहुत बार देखा है, जब ऑनलाइन फोरम में लोग क्वेश्चन पूछते हैं, सब यही सवाल पूछते हैं, व्हाट इज द बेस्ट प्रोडक्ट, सबसे अच्छा प्रोडक्ट क्या है। तो आपके लिए सबसे पहला जवाब यही कि आपकी जरूरत क्या है। आप मुझे कहोगे कि अगर मुझे ये पैसा आने वाले 1 साल में चाहिए या 2 साल में चाहिए क्योंकि मुझे घर बनाना है, तो मैं आपको कहूंगा कि शेयर बाजार में पैसा नहीं लगाएं, तभी अच्छा है। अगर आप कहोगे कि ये पैसा मुझे अभी चाहिए ही नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ कि 15 साल बाद में या 20 साल बाद में मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा या रिटायर होऊंगा, तब मुझे पैसा चाहिए, तब हो सकता है आप शेयर बाजार में पैसा लगाओ। दूसरी बात जो आपने कही, मेरे पास समय नहीं है शेयर बाजार देखने के लिए। अगर आपके पास में समय नहीं है तो आपको एक प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए। म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा तरीका है निवेश करने का, क्योंकि यहाँ पे आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि आज कौन सा शेयर खरीदूं, कल कौन सा शेयर खरीदूं। आपने म्यूचुअल फंड को पैसा दे दिया, म्यूचुअल फंड आपका पैसा मैनेज कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों चीजें हैं, आपकी जरूरत क्या है पहले उसको आइडेंटिफाई करिए और उसके हिसाब से आप समय दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, उसके हिसाब से एक कॉल लें। जी, मेरा सवाल है कि आज के पिछले कुछ दिनों में हम लोग ने बहुत सारे चीट फ्रॉड कंपनीज का बारे में सुना, तो हम इस चीज को कैसे पहचाने कि हम जहाँ पैसा निवेश कर रहे हैं वो पैसा मेरा सुरक्षित है, इस चीज को हम कैसे पहचाने? आपने किसी चिट फंड कंपनी में पैसा लगाया है? ऑब्वियसली लगाया था, तभी पूछ रहे हैं। आप जैसे बहुत लोग हैं जिन्होंने पैसे गंवाए हैं ऐसे, लेकिन वो कैसे डिसाइड करें कि कौन सी कंपनी बढ़िया है जो वाकई में आपके पैसे को एक तो सुरक्षित रखेगी और उसको ग्रो करने में भी मदद करेगी? पहली बात मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा, प्लीज आप किसी भी इन्वेस्टर को ये पॉलिसी स्कीम में इन्वेस्ट कभी करना नहीं चाहिए। ठीक है, आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज इन्वेस्ट इनटू कंपनीज, इनटू प्रोडक्ट्स which are well regulated by a authority. अब अभी आप म्यूचुअल फंड देखेंगे, म्यूचुअल फंड इज रेगुलेटेड बाय सेबी। आप इंश्योरेंस देखेंगे, इंश्योरेंस इज रेगुलेटेड बाय IRDA, राइट? तो सब जगह पे आपकी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि ये देखती है कि कैसा सब कुछ काम हो रहा है। आई जस्ट वांट टू ऐड एक चीज, मतलब क्या होता है कि ये मान के चलिए रिटर्न और रिस्क दोनों साथ साथ चलते हैं। ऐसी कभी सिचुएशन नहीं हुई है कि भैया रिटर्न बहुत अच्छे होंगे और रिस्क नहीं होगी।
तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी यही है कि हम सिर्फ रिटर्न को जानते हैं, रिटर्न को समझते हैं, हम रिस्क को नहीं समझना चाहते हैं। तो इंग्लिश में कहावत है, देयर इज नो फ्री लंच। तो आई थिंक व्हेन समथिंग सीम्स टू बी टू गुड टू बी ट्रू, इट इज नेवर ट्रू। तो मतलब बहुत बार लगता है कि नहीं बहुत अच्छा रिटर्न है और इधर रिस्क भी नहीं है, आप मान के चलिए वहां पे रिस्क है। दैट इज द ओनली वे यू कैन आइडेंटिफाई। वक्त पूरा एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और कुछ और सवालों के साथ जरूर लौटेंगे। एवरी इन्वेस्टमेंट डज नॉट हैव टू बीट इन्फ्लेशन। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा हर इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन को बीट करे, क्योंकि कोई पैसों की जरूरत ऐसी होती है कि हो सकता है मुझे साल भर में पैसा चाहिए। समझ लीजिए कि मेरी बेटी की शादी और 1 साल में मुझे पैसा चाहिए, तब मैं वो पैसा ऐसी जगह में नहीं डालूंगा कि वो इन्फ्लेशन को बीट करे, मैं ऐसी जगह में डालूंगा कि वो बिल्कुल सेफ रहे। जब भी हम जॉब स्टार्ट करते हैं, एक एज ग्रुप से जॉब स्टार्ट होता है, उसके बाद बहुत सारी लायबिलिटीज टाइम के साथ साथ बढ़ती जाती हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अपनी इन्वेस्टमेंट को और लायबिलिटीज को हम किस तरह से बैलेंस करें। फॉर एग्जांपल, मैंने जॉब स्टार्ट किया, 4 साल तक आई एम नॉट मैरिड, आई कैन सेव माई मनी, आई कैन यूज माई मनी द वे आई वांट। After 4 years, I got married. After 2 years, I have kids. Then their study. So how do I balance? Because जब growth होगा salary में, income में, that would be gradual. वो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस तरह से मेरे expenses बढ़ रहे हैं, उसी तरह से मेरी salary का भी growth हो. So how can we balance this thing? अरुण, क्या आपकी क्या सही बताया कि मे बी इनकम में परसेंटेज जो ग्रोथ होता है वो शायद उतना फास्ट नहीं होता है जितना फास्ट मेरे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरे फैमिली बढ़ गए, मेरे 2 बच्चे हो गए, स्कूल के फीस बढ़ गए और आज के डेट पे काफी एक्सपेंसिव है। तो इसलिए हम लोग जो इन्वेस्टमेंट जो एडवाइजर्स जो सजेस्ट करते हैं आप सबको, जनरली वो बोलते हैं कि आपका, जैसे अभिषेक जी ने पहले भी ये पॉइंट रेज करी थी, इन्होंने बताया था कि हम लोग क्या करते हैं 100 माइनस एज कर देते हैं कि वो आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे को 40 साल है तो मैं 100 माइनस 40 60% मेरा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो बेसिकली ये बोला जाता है, बट ऐसा नहीं है। लेकिन आपको ग्रेजुअली आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जिस जैसे आपका इन्वेस्टमेंट लाइबिलिटी बढ़ता है, आप अगर इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाओगे तो आगे जाके बहुत बड़ी मिसमैच आप फेस करने वाले हो, क्योंकि आपका इन्फ्लेशन इधर खा रहा है पैसा। तो इसलिए मेरे हिसाब से मैं यही बोलना चाहूंगा कि आपका जैसे आपका इनकम जिस हिसाब से बढ़ता है उसमें से 60%, मैं एग्जाम्पल ऐसे ही दे रहा हूं आपको, जैसे मैं अपने आप को अगर एग्जाम्पल के तरीके से रखूंगा तो मेरा 60% में अपना इन्वेस्टमेंट में डालना चाहिए, क्योंकि खर्चे जैसे अभिषेक जी ने बताया, पहले आपका इन्वेस्टमेंट उसके बाद एक्सपेंसेस, तो आपको लाइबिलिटी उसी हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। अगला सवाल ले लेते हैं। यस प्लीज। अगर हमारी सैलरी कम है तो हम ऑलरेडी सेविंग्स नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर सैलरी बढ़ती है तो उसके साथ टैक्सेस आते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स और SIP उसमें हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं जिससे हम टैक्स सेव कर सकें? देखिए, म्यूचुअल फंड और SIP एक्चुअली एक तरीका है आपका इन्वेस्टमेंट करना म्यूचुअल फंड में, स्कीम्स में ही। तो मेरा ये सजेशन आपको रहेगा कि आप सबसे पहले अपना एक आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आप वो SIP किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। ऑब्वियसली आपका एक टारगेट होगा, एक गोल होगा और एक टेन्योर होगा कि इस इतने साल के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे और रिलीजियसली इन्वेस्ट करेंगे। SIP is nothing but a disciplinary, investment mode. तो आपने डिसाइड कर लिया, अज्यूम कर लीजिए कि आज की डेट में मैं करीब, आपकी क्या उम्र होगी, 30 साल के लगभग होंगे, 22। ठीक है, अज्यूम करिए कि आप अभी जब 22 साल के हैं तो आप यंग हैं, यू कैन इन्वेस्ट मोर। तो अगर आपने टारगेट लग लिया कि अगले 20 साल 25 साल तक तो मैं अपना इन्वेस्टमेंट अगर जो शुरू कर रहा हूँ एकदम टच नहीं करने वाला हूँ और एकदम इन्वेस्ट करने लगा हूँ, तो कंजर्वेटिवली अगर मैं लेता हूँ 12% के टाइम और करीब 20 साल का ड्यूरेशन, तो आप अगर 2000 से भी स्टार्ट करें या 5000 से भी स्टार्ट करें SIP शुरू में एंड ग्रेजुअली बिल्डिंग इट ऑन, तो आप करीब 1-1.5 करोड़ का तो कॉर्पस आप बहुत आराम से खड़ा कर सकते हैं। एंड द ब्यूटी ऑफ SIP इज, यहाँ पर 5000 1500 की एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, आप हर महीने 500 रुपए भी डाल सकते हैं। और इसमें मैं एक और चीज ऐड करूंगा, अगर आप देखते हो आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, आपका अगर हर महीने आप काउंट भी करते रहो कि अज्यूम करिए कि 10,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हो 20 साल में, तो कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, करीब 24 लाख, राइट। और 20 साल के बाद कितना मिल रहा है आपको, 1 करोड़। तो ये क्या हो रहा है, दिस इज दी
द मनी वर्किंग फॉर यू कि 24 लाख आपका इन्वेस्ट हो रहा है और आपको 1 करोड़ रुपए मिल रहा है. इन्वेस्टमेंट ऑफ 24 इज गिविंग यू 1 करोड़, राइट? एंड यू आर नॉट पुटिंग दैट मनी एक ही बार में, यू आर पुटिंग दैट मनी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. तो वन, आपके पॉकेट को पिंच नहीं करता, राइट? आपकी अगर ELSS स्कीम्स जैसे एक म्यूचुअल फंड एक प्लेटफॉर्म देता है जिसे कहते हैं ELSS, इट्स अ टैक्स सेवर, जिसमें आपको 80 सीट पे भी बेनिफिट मिलता है. तो आप ELSS स्कीम्स में दीजिए, डालिए पैसा. ये एक आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, प्लस आपकी SIP जा रही है. यंग है तो आपको इक्विटी का एक्सपोजर मिल रहा है और आपका पैसा ग्रो हो रहा है. तो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज इट्स योर मनी मेकिंग मनी. वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और कुछ और सवालों के साथ जरूर लौटेंगे. बस हो गया, रियल एस्टेट PPF हो गया सर. अभी म्यूचुअल फंड में आइए, मार्केट को टेस्ट करिए. मैं यही एडवाइस करूंगा, डायरेक्ट इक्विटी में मत जाइए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है. समय चाहिए डायरेक्ट इक्विटी के लिए, नहीं तो हाथ जलता है. I would like to thank Pehla Kadam to educate us about financial planning and all. Basically, I'm a moderate, risk taker, and till now I have invested in property and on PPF actually. Though due to shortage of time, I could not go to market and invest on market now. So, what would you recommend? Would you recommend me to continue on real estate, or shall I start on market now? Mohanty साहब, मैं यही आपको सजेस्ट करना चाहूंगा यहाँ पे कि आपने अभी तक फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, क्योंकि आपने PPF में किया है, वो पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट है, बट इससे बेसिकली कंजर्वेटिव प्रोडक्ट. एंड रियल एस्टेट में किया है, जो कि एक आपका जरूरत था. आपको एक घर तो चाहिए था ऑब्वियसली रहने के लिए, तो आपने वो पहला आपका वो जो पैशन है या जो ड्रीम है वो आदमी का होता है, तो वो आपने किया. बट अभी जो इन्वेस्टमेंट है आपका, ये मेरे हिसाब से इक्विटी में जाने चाहिए, क्योंकि इक्विटी इज जो हम लोग देखा है, आपको शेयर कर सकते हैं. इक्विटी अगर आप लास्ट 10-20 साल का रिटर्न देखेंगे, मैं बोल रहा हूं एनुअलाइज्ड रिटर्न, लास्ट अगर 20 साल से देखेंगे, एवरी ईयर का रिटर्न जो है इक्विटी में वो करीब 17-18% का रिटर्न है. आप सेंसेक्स, हमारा जो सेंसेक्स है वो 100 से शुरू हुआ था, आज कहां पे आप देख सकते हैं, राइट? तो मेरा कहने का मतलब है इक्विटी में रिस्क है, लेकिन इक्विटी में रिस्क कब कम कर सकते हैं, जब आप म्यूचुअल फंड के थ्रू में आते हैं. और आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे बताऊंगा, जो कि इंडिया में ही है. आप कोई आंसर दे सकता है वर्ल्ड में कितने कंट्रीज है? कोई यंगस्टर पीछे? पूरे दुनिया में कितने देश हैं? यस, somebody told. It's close to 250, 237 कंट्रीज. और इंडिया एक ही कंट्री है जहां पे 1 साल के ऊपर अगर आप पैसा इक्विटी में देते हो तो टैक्स फ्री है. बहुत बड़ी चीज है. आप फिक्स डिपॉजिट में जब पैसा लगाते हैं, तो आपको अगर 100 रुपया लगाते हैं, तो उसमें से 30% या 20% आपका टैक्स कट जाता है. वो आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि आप तो पता सोचा कि नहीं, मेरे यार SBI में लगा दिया पैसा, बस मैं तो खुश हूं, मुझे लास्ट को साल भर के बाद रिटर्न भी मिलेगा. लेकिन 30% टैक्स कट जाता है, या 20%, जो भी ब्रैकेट में आप लोग टैक्स में फॉल करते होंगे. लेकिन म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड में भारत में पता नहीं कितने दिन आगे रहेगा ये बेनिफिट. तो मैं यही कहना चाहूंगा, आप लोग यूज करिए. मेरा पॉइंट ये है कि आप म्यूचुअल फंड में आइए. आपका 3 तरह का रिक्वायरमेंट होगा. जो एक शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, जैसे उदय जी ने बताया कि मेरे को 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद कुछ पैसा चाहिए, तो उसको लिक्विड फंड में रखिए. वहां पे करीब आज के डेट पे 7-8% का रिटर्न आता है. फिर आप थोड़े से पैसा जो आप 2-3 साल के लिए आप चाहते हैं कि मेरे को सिक्योरिटी भी थोड़ा बेटर चाहिए, पूरे इक्विटी में नहीं जाना चाहता हूं, तो उसको डेट फंड में लगाइए. वहां पे भी अच्छा रिटर्न आता है, 9-10% का रिटर्न आज के डेट पे है. तो इसलिए आप म्यूचुअल फंड में जो भी अभी आप, बस हो गया, रियल एस्टेट PPF हो गया सर. अभी म्यूचुअल फंड में आइए, मार्केट को टेस्ट करिए. मैं यही एडवाइस करूंगा, डायरेक्ट इक्विटी में मत जाइए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है. समय चाहिए डायरेक्ट इक्विटी के लिए, नहीं तो हाथ जलता है. 1-2 बार जरूर प्रॉफिट होगा, लेकिन बाद में हाथ जल सकता है. देखिए, यहाँ पे हम जो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसे कहते हैं एसेट एलोकेशन, विच इज नथिंग बट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर पोर्टफोलियो. आप पैसा डाल रहे हो, एक चीज में नहीं डाल रहे हो, आप अलग अलग चीज में डाल रहे हो. अब मैं एक आपको उदाहरण देता हूं. अभी आप घर से जब आप निकलते हो, एक पॉकेट में आप पर्स रखते हो, एक पॉकेट में आप मोबाइल रखते हो, पेन ऊपर रखते हो, तो कुछ अपने कन्वीनियंस के हिसाब से रखते हो, राइट?
अगर सब चीजें आप एक ही पॉकेट में अगर डाल दोगे तो क्या होगा? या तो पॉकेट फटेगा, नहीं तो सामान आप निकालने लगोगे तो सामान आधा गिर जाएगा, राइट? तो आप जब ये जो बात कर रहे हो, आपका डाइवर्सिफिकेशन प्रॉपर्ली हुआ नहीं है। आपका एक्चुअली आपने पीपीएफ में डाला है लॉन्ग टर्म के लिए, एट द सेम टाइम आपने रियल एस्टेट में भी डाला है जो कि थोड़ा रिस्की एसेट है। आई वुड सजेस्ट कि आप अपना पोर्टफोलियो को थोड़ा और डाइवर्सिफाई करो। एज अपना कंसिडर करिए, अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ बैठिए, थोड़ा सा कवरेज, इंश्योरेंस कवर एक टर्म इंश्योरेंस के थ्रू लीजिए, कुछ आप म्यूचुअल फंड में डालिए। म्यूचुअल फंड में अलग स्कीम्स हैं, जैसे मोहंती साहब ने बोला, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इन्वेस्ट करिए, उसमें डेट भी है, इक्विटी भी है। शेयर मार्केट में अगर डालना चाहते हैं, यंग है, थोड़ा शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करिए, पर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, ट्रेडिंग के लिए नहीं। बिकॉज आप जब पैसा डाल रहे हैं फाइनेंस मार्केट में, ये सोचिए कि आपको शॉर्ट टर्म में पैसा कभी नहीं मिलेगा, शॉर्ट टर्म के लिए उतना ही आपको रिस्क लेना पड़ेगा। तो मेरा आइडिया ये है कि आपके लिए या सबके लिए इन्वेस्टमेंट शुड नॉट बी लिमिटेड टू वन सिंगल प्रोडक्ट। इसमें क्या कर रहे हो कि आप अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे हो। अगर कल को वो प्रोडक्ट घुस गया, रिटर्न्स नहीं दिया, तो आपके पास कोई बैकअप नहीं है, तो आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। अगला सवाल ले लें। अभिषेक जी, एक रोचक सवाल है आपके लिए। जैसा आपने कहा कि डाइवर्सिफिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड है इस एज में, और ये सवाल जो है वो मेरे लिए और मेरे सारे सहकर्मियों के लिए भी ज़रूरी है। जब इक्विटी म्यूचुअल फंड हम देखते हैं तो उसमें भी कई अलग अलग कैटेगरीज हैं। कुछ म्यूचुअल फंड जो है वो जो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ जो है मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ जो है वो स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर रिस्क एंड द रिटर्न्स। आपके हिसाब से इस एज प्रोफाइल पे जो अभी हमारे यहाँ है 25 से लेकर के 30 साल तक के एम्प्लॉयज़, उनको अपना जो पोर्टफोलियो है वो सेलेक्ट करते हुए डिफरेंट कैटेगरीज को कैसे मैनेज करना चाहिए? देखिए, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि पहली चीज़ ये है कि यंग है तो इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास एक ऑप्शन जो म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म आपको देता है, से एक स्कीम होती है जो एक है जिसे कहते हैं डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो। तो ये क्या करती है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज। तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि अपार्ट फ्रॉम टेकिंग सम इन्वेस्टिंग इनटू डाइवर्सिफाइड इक्विटी, आप थोड़ा एक्सपोजर एक इंडेक्स फंड्स में भी लें। बिकॉज क्या है कि इसमें आपको एक्सपोजर मिल रहा है नॉट ओनली ऑन द सिलेक्टिव टॉप परफॉर्मिंग लार्ज कैप, मिड कैप, आपको ये एक्सपोजर मिल रहा है कि पूरे इंडेक्स में। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और कुछ और सवालों के साथ जरूर लौटेंगे। जीडीपी अगर इंडिया में 7% के करीब ग्रो कर रहा है, प्लस इन्फ्लेशन विच इज अनदर 6-7%, तो जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन विच इज 13 to 14%, तो इंडिया एज ए कंट्री आपको 13-14% रिटर्न हर साल देना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि अभी तक हमने जो पैसा डाला है सिर्फ इंश्योरेंस में डाला है, अभी तक हमने कोई फ्यूचर के लिए कोई प्लान नहीं किया है, जो रिटायरमेंट जो कहते हैं। तो अभी से मुझे कितना प्लान करना चाहिए जो मुझे फ्यूचर में, माई एज ऑफ 50, फ्रॉम दैट आई कैन गेट अराउंड 50,000 रुपीज। सो हाउ आई कैन प्लान इन इक्विटी और दिस म्यूचुअल फंड? उदय, दो चीजें। एक तो पहले भी आपने कहा कि लोग बाग 45 साल की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था तब हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में थी 37 साल की। आज के डेट में इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 65 साल की, और हर 10 साल में लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज गोइंग अप बाय क्लोज टू 3 years, which means that you definitely don't want to retire by the age of 50 because you will have to support yourself for another 50 years, which is going to be very very difficult, right? And we are seeing this trend कि हम लोग ये देख रहे हैं कि बाकी देशों में हो रहा है कि लोग 60 साल की उम्र में भी अब काम वापस कर रहे हैं, क्योंकि आपकी उम्र इतनी बढ़ गई कि आप अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो ओनली फ्रॉम योर सेविंग्स। अब तो दूसरा सवाल आपने पूछा कि भाई 40 से 50 हज़ार रुपया मुझे हर महीना मिले और मुझे कहाँ पैसा डालना चाहिए। कहाँ मुझे पैसा डालना चाहिए डिपेंड्स ऑन 2 things, कि आपको कितना पैसा चाहिए और आपके पास में कितना समय है। अगर मुझे 50 हज़ार रुपया आज के हिसाब से चाहिए तो आने वाले 10 साल में कम से कम मुझे लाख रुपए महीने का चाहिए होगा। आज का जो 50,000 है कम से कम लाख रुपए आपका हो गया।
अब अगर आप कहोगे कि मेरे पास में 10 साल हैं, तो हम कहेंगे कि थोड़ा आप इक्विटी में ज़्यादा वेट करें, पर उसमें ये होगा कि मैंने कहा कि समझ लीजिए 30,000 रुपये महीने का डालना है, और आप कहते हो कि नहीं मैं तो सिर्फ 5,000 रुपये ही महीने का सेव कर सकता हूं क्योंकि मेरी अभी सेविंग्स उतनी है नहीं, तो ऑब्वियसली आपको रिटर्न थोड़े ज़्यादा चाहिए उस गोल तक पहुंचने के लिए। कोई है वो बोलता है कि मुझे 1 करोड़ रुपया जमा करना है और आज ही मेरे पास 50 लाख रुपया पड़ा है, मैंने कुछ किया है, मेरे पास आज ही 50 लाख रुपया पड़ा है, तो उनको एक्चुअली रिस्क लेने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। वो थोड़ा भी रिस्क लेंगे तो उनके लिए चलेगा, क्योंकि अगर 8% भी उनको मिलता है तो उनके पास में 1 करोड़ रुपया जमा हो जाएगा। तो आपके पास में कितना समय है, आप कितना पैसा लगा सकते हो और आपको कितना पैसा चाहिए, इन तीनों चीजों से हम डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना पैसा इक्विटी में डालना चाहिए और कितना पैसा डेट में डालना चाहिए या फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में डालना चाहिए। तो मैं आपको एक आंसर नहीं दे रहा हूं क्योंकि इसमें कोई फिक्स आंसर नहीं है, इन तीनों चीजों पर निर्भर करता है कि आपका पैसा कहाँ लगना चाहिए। एक्चुअली हमारे पास एक होम लोन है जो बहुत ही इनिशियल स्टेज में है, दैट मीन्स द इंटरेस्ट इज वेरी हाई कंपेयर टू द प्रिंसिपल। तो हमारा हस्बैंड वाइफ दोनों ने मिलके लिया है, तो हमारा ये हमें ये सजेस्ट करते हैं कि जितनी जल्दी हम उसे पे आउट करें, तो क्योंकि हम इनिशियल स्टेज में, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, हम होम लोन को पहले या कितना परसेंटेज हम अपने होम लोन को वापस करें और कितनी परसेंटेज हम इन्वेस्टमेंट में लगाएं, या हम ओनली होम लोन में कंसंट्रेट करें और इन्वेस्टमेंट को भूल जाए अंटिल वी कंप्लीट द होम लोन? तो फ्रैंकली कोई फार्मूला नहीं है, मतलब ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि इतना परसेंटेज ही होना चाहिए, इतना परसेंटेज नहीं होना चाहिए। आपने होम लोन लिया है तो सबसे पहली चीज आपको कहूंगा कि आप लोगों ने अपने सर पे लायबिलिटी ली है, तो उतने का टर्म इंश्योरेंस ले, ताकि अगर आपको कभी कल ना कुछ हो जाए तो कभी भी लायबिलिटी आपके घर वालों पर नहीं आए। अब दूसरी बात रही कि हमें होम लोन चुकाना चाहिए, तो अज्यूम करिए कि आपने सारा पैसा होम लोन चुकाने में लगा दिया आने वाले 5 सालों में। 5 साल के बाद में आपके पास में सिर्फ एक ही एसेट रहेगा, वो होगा आपका घर। अब जैसा मेरे साथ हुआ है, मैंने नागवारा जंक्शन के सामने कहीं एक फ्लैट लिया है, तो 5 साल में तो मैंने तो 1 रुपया भी उसमें नहीं कमाया है। तो अगर मैंने अपना सारा पैसा होम लोन चुकाने में लगा दिया होता तो 5 साल बाद में मेरे पास में सिर्फ एक ही एसेट बचता, वो था मेरा फ्लैट, और क्योंकि उस एरिया में रेट नहीं बढ़ी तो मेरा नेटवर्थ जो है वो नहीं बढ़ा। बट वही अगर मैंने कुछ पैसा EMI में लगाया होता, कुछ पैसा इक्विटी में लगाया होता, कुछ पैसा कहीं और लगाया होता, तो हो सकता है कि ओवरऑल जो मेरा नेटवर्थ है वो ज्यादा बढ़ता। तो डेफिनेटली ये तो नहीं कहूंगा कि सारा पैसा होम लोन चुकाने में लगा दे, मेरे ख्याल से ये सही राय नहीं होगी। बट एट द सेम टाइम मैं चाहता हूं कि आप इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि आज के डेट पे देखा गया है, आप अगर EMI, सपोज आपका EMI जो आप पे कर रहे हैं वो करीब 9-10% पे रेट पे या जो रेट पे भी आपने लिए होंगे, लेकिन अगर आप सेम पैसा अगर पूरा प्रीपे कर देंगे तो आपका ठीक है, ये EMI तो पूरा सर पे ऊपर से चले जाएगा, लेकिन आप उसी पैसे से अगर आप इन्वेस्टमेंट भी पैरेलली इक्विटी में कर रहे हैं, और इक्विटी आज के डेट पे आप अगर इंडिया का अगर रिटर्न देखेंगे, मैं यही बोलना चाहूंगा कि GDP अगर इंडिया में 7% के करीब ग्रो कर रहा है, प्लस इन्फ्लेशन विच इज अनदर 6-7%, तो GDP प्लस इन्फ्लेशन विच इज 13-14%, तो इंडिया एज ए कंट्री आपको 13-14% रिटर्न हर साल देना चाहिए, जिसको हम रिटर्न, नॉमिनल रिटर्न बोलते हैं, जो GDP प्लस इन्फ्लेशन। तो अगर आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट बंद कर देंगे तो आपका इधर 13-14% का जो रिटर्न आने वाला है वो शायद ये जो 9-10% आप प्रीपेमेंट में आपने गवा दिया। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इन्वेस्टमेंट भी करते रहिए और EMI को जब भी आपके पास एक्स्ट्रा हैंड में आ रहा है तो प्रीपेमेंट कर दीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद CNBC आवाज पहला कदम का हिस्सा बनने के लिए। आप सभी का भी धन्यवाद कि आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। लेकिन याद रखिए, CNBC आवाज पर फाइनेंशियल लिटरेसी की ये मुहिम जारी रहेगी, तो आप बने रहिए हमारे साथ। Focus, ideate, innovate, enable.